अभिवादन के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंथन पर। मंथन पर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा जो आयोजित की गई है, होने वाली है, उसके जो मुख्य सिलेबस हैं उसके साथ, यानी इसमें हम आपके बीच में जो सामान्य अध्ययन के सिलेबस, खासकर बीपीएससी की जो शिक्षक की नियुक्ति हेतु परीक्षा होनी है, उसमें जो पूछे जाने हैं उसको लेकर होंगे। और इसका आरंभ हम करने जा रहे हैं आपके बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास को जानने के लिए थोड़ा सा हमें उसकी जमीन पर की तलाश करनी होगी, यानी हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं। आखिर क्या क्या आवश्यकता, ऐसी क्या जरूरत हुई आई कि राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत होती है। तो हम सब जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आना होता है। यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाल वाले आते हैं, फिर आते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड कह लें, नीदरलैंड या हॉलैंड यानी डच। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी क्या कहलाते थे? डच। तीसरे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड वाले आते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रांस वाले, फिर आते हैं डेनमार्क वाले, आते तो लास्ट में स्वीडन वाले भी हैं। लेकिन इन सबों में जो हमारे भारत के ऊपर जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा गहरा रहा, जिन्होंने व्यापार करना आरंभ किया और धीरे 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 भारत को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया, भारत को गुलाम बना दिया, वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की थी। अब इंग्लैंड के बाकी जो आना हुआ उनमें से भी संघर्ष होते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहा, लेकिन विशेष प्रभाव रहा इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड के अधीन, यानी हमारे देश का चला जाना, हमारे देश पर इंग्लैंड का शासन होना, किस प्रकार से पूरा भारत धीरे 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 साम्राज्यवाद के आगोश में समाते समाते पूर्णतः इंग्लैंड के अधीन हो जाता है। उसके बाद कैसे इसकी लड़ाई शुरू होती है, ये पूरा ही कहलाता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हम उसमें आपके बीच में जब उपस्थित हैं तो यहाँ ये जानने का कोशिश नहीं करेंगे कि कैसे कैसे कंपनी का विकास होता है, विस्तार होता है। हम वहां से शुरू करने जा रहे हैं। कैसे जब कंपनी पूरी तरह से या अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से हो गया, तो किस प्रकार से भारतीयों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। तो अब इस पूरी सफर को शुरू करने के लिए किसी न किसी एक बिंदु की आवश्यकता होगी और इतिहास में वह बिंदु आता है 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी, इसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक विभाजक बिंदु मानते हैं। और यहाँ से हम भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का वातावरण हुआ, यानी भारतीय एक तरह से संगठित होकर अपनी मांग को करते 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 वहां तक पहुंच गए जब इन्होंने देश को आजाद करा दिया। किस तरीके से संगठित होकर के इन्होंने मांग शुरू की, इसको देखते हैं। पहले हम 1885 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानते हैं। 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर हमसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर को। विशेष रूप से इसकी चर्चा हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान करेंगे, लेकिन इतना ध्यान देखते चलते हैं कि एलन ऑक्टिवियन ह्यूम
इसके संस्थापक समझे जाते हैं। शॉर्टकट आप लोग जानते होंगे, A.O. ह्यूम कहते हैं। इटावा के पूर्व कलेक्टर थे और इसके बाद इन्होंने अपने समय के यानी उस समय जितने भी प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्नातक किए हुए थे उन सबों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, फिर बुलाया था। बुलाया तो गया था, यूं बुलाया गया था, जगह था पूना, परंतु पूना में प्लेग फैल जाता है और पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बैठक को स्थानांतरित किया जाता है मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, गोकुलदास दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में ये बैठक आयोजित होती है। कहाँ हो रही है बैठक? होना कहाँ था? होना था पूना। वो क्या रहा, कहाँ रहा है? बम्बई में। क्यों हुआ? पूना में प्लेग फैल गया था इसलिए हुआ। अब यही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 लोग इकट्ठा हुए थे। उपस्थित सदस्य, अभी हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा इसका परिचय देख रहे हैं, फिर से हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक देखते हैं। 72 सदस्य उपस्थित हुए, इनमें से एक सदस्य डब्ल्यू.सी. बनर्जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया, यानी इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी है पहले अध्यक्ष। और इसी जो बैठक हुई, इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय संघ एक संस्था पहले थी, INU, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया। INU का नाम क्या चीज? IMC। किसके सलाह पर हुआ? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको कि भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है, भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इनको इनके सुझाव पर INC कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सलाह पर किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। कांग्रेस उत्तरी अमेरिका महादेश में होने वाली जो आम लोगों की बैठक होती थी उसे कांग्रेस कहते थे, और इसी आधार से यह कहा गया कि आम लोगों की बैठक है जिसमें आम लोग अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं और अपनी मांग को कैसे रखा जाए इसको सोच रहे थे। उस समय बंगाल का गवर्नर, अब यानी अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, बैठक कहाँ हुआ, संस्थापक कौन थे, स्थापना कब हुई, एक और चीज ध्यान में रखना है, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल नहीं बल्कि भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल नहीं कहेंगे हम लोग, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का वायसराय कहें, उस समय वायसराय था डफरिन, भारत का वायसराय था डफरिन। ध्यान में रखना है हमें क्या क्या, पहली बैठक में कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे? 72। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारत का वायसराय उन दिनों कौन था? डफरिन था। संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। ऑक्टिवियन ह्यूम साहब क्या थे? पहले इटावा के कलेक्टर थे, और कलेक्टर होने के बाद इन्होंने अपने प्रेसिडेंसी कॉलेज में जिसके बारे में इनको जानकारी थी उनको चिट्ठी लिखी, और उनकी चिट्ठी पर ही 72 लोग उपस्थित हुए थे। इस तरीके से 1850 ईस्वी को हम ये जो आंदोलन को पढ़ने के लिए उसे कितने चरणों में वर्गीकृत करेंगे, इसके लिए जो हमने बिंदु निर्धारित किया वह 1885। क्यों? क्योंकि इससे पहले संगठन थे, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि इससे पहले कौन कौन से प्रमुख संगठन थे, लेकिन यह वह वर्ष था जबकि संगठन
बना, एक बड़े स्तर पर कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। और इसके बाद पहला यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन का चरण हुआ, उसमें प्रथम चरण में आता है 1885 से 1905 ईस्वी तक। इस समय तो कांग्रेस जो थी आईएनसी, इस पे उदारवादी यानी उदारवादियों का शासन था, यानी प्रभाव ज्यादा था। किसका प्रभाव ज्यादा था? उदारवादी का। उदारवादी के प्रभाव में कांग्रेस थी। इसके बाद इसमें बस बैठक होना है, ये सब चीज कर दिया। लेकिन मतलब जब 1890 ईस्वी के बाद इसमें एक तिकरी का आना होता है, लाल बाल पाल, यानी कांग्रेस में एक तिकरी का आना होता है। किनका? लाल बाल पाल का। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब इस तिकरी के आ जाने से जो कांग्रेस की जो उदारवादी सोच थी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है। बाल गंगाधर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए एक बात स्पष्ट कहा था कि वर्ष में एक बार आसमान की ओर नजर करके मेढक की तरह टर टर कर लेने से आसमान हम पर प्रसन्न होकर बारिश नहीं कर देगा, रहमत की बारिश नहीं होने वाली है, वरन हमें अपनी हक के लिए लड़ना होगा और हक के लिए लड़ करके हमें अपने लिए अपनी लड़ाई लड़कर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। गौरतलब हो, बाल गंगाधर तिलक, बाल से अभिप्राय किनका है? बाल गंगाधर तिलक का। और तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में, बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में एक पुस्तक की रचना किए थे। मांडले जेल में पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। इधर थोड़ा सा हम करके देखते हैं। मैं पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य वह पुस्तक है जिसमें इन्होंने सबसे पहले कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे का नारा देने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। सबसे पहले उन्होंने कहा, इसको कहा था गीता रहस्य में कहा था। और इसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कही जा सकती है। इनको भारतीय राजनीति में असंतोष का जनक कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? असंतोष का जनक कहिए इनको, असंतोष का जनक। कहाँ? भारतीय राजनीति में असंतोष का जनक। अब पहला चरण के आधार से हम ये देख लिए कि ये इस यानी हम इसमें यही पढ़ेंगे 1885 से कांग्रेस का विकास, फिर उसमें लाल बाल पाल का उदय। विस्तार से इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। द्वितीय चरण जब आएगा तो द्वितीय चरण आता है 1905 से 1909 19 ईस्वी तक। अब आप सोच सकते हैं 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक क्या हुआ। थोड़ा सा उस पर नजर डालने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कुछ को हटाते हैं। यानी कांग्रेस के बारे में एक बार देख लीजिए ठीक से, ताकि हम इसको हटा दें और नजर थोड़ा डालते हैं अब किसके ऊपर? 1905 से लेकर के 1919 के बीच में जो प्रमुख चीजें हुई, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे 1900 जब दूसरा चरण पढ़ेंगे उसमें। लेकिन इस दूसरे चरण में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है, तो सबसे पहले 1907 ईस्वी में क्या होता है? 1907 ईस्वी में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1907 ईस्वी सूरत में कांग्रेस में फूट हो जाती। अब यहाँ से कांग्रेस दो दल में बट जाता है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल। नरम दल गरम दल में बट जाता है। सूरत का यह कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1907 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। तो रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में हुए सूरत कांग्रेस में फूट पड़ जाता है। और इसके बाद दोनों अलग अलग, फिर उसके बाद दोनों की गतिविधि अलग अलग हो गई। अब इस दौरान क्या क्या बहुत घटना घटती है, इसे हम जानेंगे। इससे पहले 1905-7 से पहले 1906 ईस्वी में एक नया पॉलिटिकल संगठन कह लें
या एक तरह से समझ लें कि मिंटो के दिमाग की उपज थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। विस्तार से चर्चा होगी तो हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों हमने ये कहा कि वो मिंटो के दिमाग की उपज थी। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तमाम तरह से यानी धीरे धीरे आंदोलन चलते हैं और उसके बाद 1916 ईस्वी में ये जो दोनों गुट में फूट था, नरम दल गरम दल, 1916 ईस्वी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 1916 ईस्वी में आकर लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों ही गुट में एकजुटता आ जाती है। 1907 से लेकर 1916 तक दोनों गुट अलग अलग अपना अधिवेशन करते हैं। तो इस तरह से 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ा और 1916 में जुट होता है। 1916 में जब कांग्रेस में जुट हुआ था तो उस समय अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ध्यान में रखना है, कांग्रेस की अध्यक्षता उन दिनों कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार, ये अध्यक्ष थे। और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में। यहाँ नरम दल और गरम दल एक हो गए। इस बीच में क्या था? दोनों अलग अलग अपना अधिवेशन करते थे। अब यहाँ से ध्यान में ये भी रखना है कि इस 1916 की खासियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया था कांग्रेस के इस अधिवेशन में। और यही वो अधिवेशन था जिसमें राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, राजकुमार शुक्ल के प्रतिनिधित्व में बिहार कांग्रेस का एक दल महात्मा गांधी से मिला था। अब गौरतलब हो, इससे क्या होता है, यहाँ इस नाम को हम लोग इसलिए लिख रहे हैं महात्मा गांधी से मिलने वाले हैं। महात्मा गांधी से मिलना ये एक शख्सियत का, हम जब जैसा कि जानते हैं 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में है। 1915 के बाद भारत आते हैं और भारत में आने के बाद इन भव्य स्वागत अंग्रेजों के द्वारा होता है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको कैसर हिंद की उपाधि मिलती है। और तब 1916 के कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में था, वहां राजकुमार शुक्ल के प्रतिनिधित्व में एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होती है और गांधी जी से आग्रह किया जाता है कि आप भारत का दर्शन करें, भारत भ्रमण करें और थोड़ा सा जाने कि आप साउथ अफ्रीका में जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़े थे, साम्राज्यवाद का कहर भारत में कैसा है। और उसके बाद गांधी जी भ्रमण करते हैं और तब भारत की राजनीतिक क्षितिज पर एक महात्मा का उदय होता है। 1919 ईस्वी में इस दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ वो शख्स थे महात्मा गांधी। 1919 से 1947 ईस्वी तक का जो युग रहा, इसको गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। यानी इस दौरान या तो आंदोलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया या फिर महात्मा गांधी ने उसको महात्मा गांधी के निर्देश पर हुआ, यानी प्रत्यक्षतः नेतृत्व किया या अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित किया। अब कौन कौन से आंदोलन थे? असहयोग थे, खिलाफत थे, सविनय थे, भारत छोड़ो थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। तमाम जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए इसके साथ हम आपके बीच में होंगे बारी बारी से। लेकिन अभी हम फिलहाल इसमें देखते हैं, एक नजर डालते हैं 1885 ईस्वी से पहले, 1885 ईस्वी जिसका भी हमने जिक्र किया, उससे पहले क्या कोई भारत में संगठन नहीं था। और वो संगठन अपने अपने जहां जहां उनको लगता था उनके हित को नुकसान पहुंच रहा है, अपने हितों की मांग के लिए संगठित होते थे और संघर्ष उनका जारी था। अलग बात है कि उसमें चूंकि उसमें जब हित की बात हो रही है तो जो समूह का हित ज्यादा होता था उन्हीं का उसमें आना हो पाता था, सबके सब लोग उसमें भाग नहीं ले पाते थे। अर्थात जो समूह था उसको आप पूरी तरह से यह नहीं कह सकते हैं कि जन समूह था और कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा था जो जिसे हम कह सकते थे कि वो जन आंदोलन हो। 1857 की क्रांति जरूर हुई थी, लेकिन 1857 की क्रांति भी अगर देखा जाए तो क्रांति की लौ, क्रांति की लपट किसी खास जगह बहुत प्रज्वलित हुई, लेकिन देश के कई ऐसे
हिस्से थे जिसमें बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा, और फिर कई ऐसे भी हिस्से थे जहाँ के लोगों ने उसको विशेष मदद नहीं किया। हम थोड़ा-सा नज़र डालते हैं उन संगठनों पर जो 1885 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व था। गौरतलब हो, पहला देखिए कि मतलब इसमें कुछ महत्वपूर्ण का लिस्ट लाए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना 1813 ईस्वी में हुई थी कोलकाता में, और पश्चिम से उदारवादी दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। यानी पाश्चात्य फिलॉसफी में जो लिबरलिज्म है, उदारवादी है थी, इसी को लाना इसका उद्देश्य था। साधारण ज्ञान सभा 1838 ईस्वी में आया, पश्चिम बंगाल में इसका स्थान था, और सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार थे, इसके अलावा पत्रों की जो स्वतंत्रता थी, इस पर विचार विमर्श करना और उसकी जो समस्या है इसको हल करना। इसके लिए इस सभा का हमें याद क्या करना है, वर्ष ध्यान में रखना है, संस्थापक ध्यान में रखना है जिसके हैं उसका। जैसे देखिए, हाँ, बंगाल जमींदार सभा, नाम ही है बंगाल जमींदार सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी। अभी हमने पहले ही कह दिया, अब इसमें जिसको लैंड ही नहीं होगा वह व्यक्ति तो इसमें सम्मिलित नहीं होता होगा। इसलिए ये सब जो संगठन थे इसमें अपने अपने हितों की मांग की जा रही थी, अपने अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया जा रहा था। और यह कलकत्ता में स्थापित हुआ, द्वारकानाथ टैगोर के प्रयास से हुआ। लाजमी जमींदारों की हितों की देखभाल करना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदार, यह संस्था आधुनिक भारत की पहली सार्वजनिक एवं राजनीतिक संस्था थी। इसे माना जाता है, यानी लैंड होल्डर सोसाइटी को कहा जाता है, यह भारत की पहली सार्वजनिक एवं राजनीतिक संस्था थी। भारत की पहली सार्वजनिक एवं राजनीतिक संस्था 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी किसके प्रयास से आया है? द्वारकानाथ टैगोर के प्रयास से। फिर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, यह इसकी स्थापना 1843 में होती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को कोलकाता में। इसके संस्थापक सदस्य देखिए किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। राजेंद्र मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी आदि थे। यह संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के आपस में विलय के बाद बनी थी। यानी एक तरह से समझा जाए तो दो संस्था का, किसका किसका? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये तीसरा और चौथा देख रहे हैं, इसके सम्मिलित हो जाने से बन गया कौन? पचमा, यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इस तरीके से आगे देखते हैं कि कौन सी संस्था है। आगे है हमारा पूना सार्वजनिक सभा। एक पीछे और देखते हैं। अगला है हमारा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुआ, और इसके संस्थापक सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। स्थान क्या था देख लिए, कोलकाता का एल्बर्ट हॉल में ये हुआ था। उद्देश्य था शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। यह कांग्रेस के, अभी जैसा अभी हमने जिक्र किया, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। 1876 में नागरिक सेवा परीक्षा की आई। यहाँ ध्यान में रखना है, 1876 ईस्वी में क्या किया गया कि नागरिक सेवा परीक्षा, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो थे, सिविल सर्विसेज का, आईसीएस का, उसकी उम्र घटा करके 21 से 19 कर दिया। अब जरा सा सोच ले, आज़ादी से पहले भारत में 21 साल से 19 साल से या उससे कम उम्र के जो लोग आदमी थे वो पढ़ कहाँ थे? यहाँ तो पढ़ाई देर से शुरू होती थी, बहुत लोग तो पढ़ ही नहीं पाते थे, और ये जानबूझ करके उम्र इसीलिए ही घटाया गया था ताकि भारतीय उसमें शामिल ना हो सके। इसलिए इस संस्था ने इसका विरोध किया। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राजनीतिक जीवन, उन्होंने जो बताया है यह ध्यान में रखना है, किसके अनुसार कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राजनीतिक जीवन? इंडियन सिविल आंदोलन से प्रारंभ होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे व्यापक राजनीतिक आंदोलन से में अग्रसर बनता है, होता है। खैर, उसके बाद है हमारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सबका थोड़ा आप लोग याद रख लेना है क्या, इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, केटी तलंग थे। भारत में सिविल सर्विस परीक्षा को आयोजित कराना इनकी मांग थी। इसकी
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जानते थे और बॉम्बे एसोसिएशन का नाम की स्थापना हुई थी 1852 में। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वह बम्बई एसोसिएशन में, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और बम्बई के बीच में प्रेसिडेंसी केवल आया 1885 में। स्वाभाविक का नया नाम दिया गया तो कुछ न कुछ नई चीज भी होंगे, नई 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 कुछ कुछ नयापन होगा जिसको इसमें जोड़ा गया होगा। अगला है हमारा जो संस्था है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 ईस्वी में लंदन में स्थापित हुआ। संस्थापक कौन थे? दादा भाई नेहरू। और इसके बाद देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1857 ईस्वी में उद्देश्य मद्रास नेटिव, इसमें विद्रोह की निंदा करना था। अब ये तो विद्रोह यानी इसके जो सदस्य थे वो पक्षधर थे किसके? तो जो ब्रिटिश शासन था उसका। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें उन्होंने इसका इन्होंने विद्रोह किया, निंदा की, विरोध किया, काफी उसकी आलोचना किया, लेकिन इनकी आलोचना को जन समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद था हमारा मद्रास महाजन सभा, 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसके कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा था पूना सार्वजनिक सभा। संस्थापक स्थान कहाँ था? पूना। संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। फिर था इंडिया लीग 1875 ईस्वी, शिशिर कुमार घोष। भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाना इसका मूल उद्देश्य था। 1838 ईस्वी में, यहाँ थोड़ा सा देखिए, कोलकाता में जो लैंड होल्डर सोसाइटी यह जो थी वह प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में। इस संस्था का उद्देश्य पीछे हमने जिक्र किया, कई जमींदारों के हितों की रक्षा करनी थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका भी इसमें अग्रणी थी और अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन ने संस्था की अध्यक्षता की थी। ये जो हमने अभी देखा ये था हमारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होता है, यानी उदय, और फिर उसमें कैसे कैसे विस्तार होता है। अब हम इसके अंतर्गत, यानी यह हमारा परिचय था, हम आपके बीच में उपस्थित होंगे इससे, यानी 1885 से लेकर के 1947 तक जो जो प्रमुख घटनाएं घटी, कैसे कैसे घटित हुई, किस प्रकार से इसके साथ होते रहे, आपके बीच में आएंगे। और अपेक्षा है हमारी कि हमारा जो प्रयास है इससे आपको आपकी तैयारी जो आप करेंगे, आपने शुरू की होगी, उसमें थोड़ा कह सकते हैं मजबूती मिलेगी और आपकी तैयारी त्वरित होगी। बहुत बहुत शुभकामना हमारी है कि आप अपनी तैयारी की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।